मुंबई पुलिस ने अपने कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के छोटे बेटे दाऊद को अंडर एस्टिमेट किया और उसका इस्तेमाल पठान गैंग, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के नेक्सस को तोड़ने के लिए किया। इन गैंग की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर मुंबई पुलिस ने सोचा कि वो दाऊद इब्राहिम को बड़े आसानी से खत्म कर देंगे, लेकिन आगे चलकर दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस का ही सिरदर्द बन गया और जब तक मुंबई पुलिस दाऊद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, तब तक मुंबई पुलिस की पहुंच से वो बहुत दूर जा चुका था और वो आज भी मुंबई पुलिस के लिए एक सपना बनकर रह गया। कुछ ऐसी ही गलती दिल्ली पुलिस ने भी की थी। उसने नीरज बवाना नाम के एक छोटे से लड़के को छोटा मोटा बदमाश समझ लिया और सोचा कि इसे हम जब चाहे तब कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आज नीरज बवाना ने अपनी क्राइम हिस्ट्री में इतने अपराध जोड़ लिए कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाने लगा। उसको देखकर नई उम्र के लड़के अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और आज नीरज बवाना का नेक्सस दक्षिण भारत तक पहुंच गया। नीरज बवाना ने कई ऐसे भयानक कांड किए जिसमें उसने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। आइए जानते हैं नीरज बवाना के कुछ ऐसे ही कारनामे। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले में 52 गांव पड़ता है। इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। उनके पिता प्रेम सहरावत थे, जो दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर का काम करते थे। नीरज केवल 16 साल की उम्र का था कि उसी समय उसे अपराध की पाठशाला में एडमिशन लिया और इसके बाद जब नीरज तिहाड़ जेल पहुंचा तो फिर यहाँ से दाऊद के साथ फजल उर रहमान के कांटेक्ट में आया। रहमान के साथ उसने अपराध की ट्रेनिंग ली और जब अपराध की दुनिया में उतरने और एक्टिव होने की बारी आई तो उसने इंटर्नशिप के लिए एक गैंग ज्वाइन की। तो नीरज ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबूदा की गैंग ज्वाइन कर ली। दिल्ली के आसपास इलाकों में उस समय नीतू दाबूदा अपराध के क्षेत्र में एक बड़ा नाम जाना जाता था। नीतू दाबूदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें रंगदारी वसूलना, हत्या करना और लूट करना, ये मामले उसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे थे। नीरज सहरावत का नाम भी बड़ा होता जा रहा था। अब चूंकि नीरज बवाना गांव से बिलोंग करता था, इसीलिए उसने अपना नाम नीरज सहरावत से बदलकर नीरज बवाना रख लिया और यही नाम उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। साल 2011 में एक नया मेंबर इस गैंग में जुड़ा। ये व्यक्ति था सोनू पंडित। ये नीरज का काफी करीबी माना जाता था। सोनू पंडित के आने के बाद नीतू दाबूदा और नीरज बवाना के बीच दरार पड़ गई। इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ती चली गई क्योंकि नीतू को ये लगने लगा कि सोनू पंडित उसके खिलाफ नीरज के कान भर रहा है और ये दोनों किसी भी दिन उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी इनसिक्योरिटी फीलिंग के चलते नीतू दाबूदा ने साल 2012 में सोनू पंडित को दूसरी दुनिया में भेज दिया। यहाँ से नीरज बवाना और नीतू दाबूदा के बीच खतरनाक गैंग वॉर शुरू हो गई। इनके बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इस गैंग वॉर में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे जाने लगे। 23 अक्टूबर साल 2013 में नीतू दाबूदा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब दिल्ली में स्पेस खाली हो गया था। इधर नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर था। उसके बाद दोबारा जेल में नहीं गया, वो वहां से फरार हो गया। नीतू दाबूदा के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग में पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने चार्ज संभाला। लेकिन नीरज इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो दिल्ली का नंबर 1 डॉन बनना चाहता था, इसीलिए वो दिल्ली पर अपनी बादशाहत कायम रखने की कोशिश करने लगा और अपने ओपोनेंट गैंग पर हावी होने लगा। ये भी आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी दोस्त सोनू पंडित की हत्या में शामिल रहे संदीप टटेश्वर की भी हत्या की। इसके बाद रानी बाग के इलाके में नीरज और उसके साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मौत के घाट उतार दिया। नीतू का एक साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह का शिकार हो गया। इसके बाद नीरज बवाना के टारगेट पर प्रदीप भोला था। अप्रैल 2014 को पुलिस दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसे पेशी के लिए लाने वाली थी। इसी दौरान नीरज बवाना ने प्रदीप भोला को दूसरी दुनिया में पहुंचने का इंतजाम कराया। उसने अपने 10 लोगों को अदालत के परिसर में भेजा ताकि ये प्रदीप भोला को मौत के घाट उतार सके। लेकिन समय रहते पुलिस को इस प्लानिंग की भनक लग गई और पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। नीरज बवाना का एक खतरनाक कांड 15 दिसंबर साल 2014 यूपी में घटित हुआ। दरअसल यूपी में डर और खौफ का एक और नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय था। उसका नाम था गैंगस्टर सुनील राठी। सुनील के गैंग में उसका सेकंड हैंड कमांड अमित मलिक उर्फ अमित भूरा था, जो इस समय देहरादून पुलिस कस्टडी में था।
उत्तर प्रदेश के बागपत के सिंधौली पुलिस स्टेशन में अमित भूरा के खिलाफ मर्डर का एक मामला चल रहा था और दिसंबर महीने में यहाँ की अदालत में अमित भूरा की पेशी होनी थी। उसको देहरादून से बागपत कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। घटना वाले दिन अमित भूरा को पुलिस के 5 जवान देहरादून जेल से अपनी कस्टडी में लेकर सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठे। उनकी ट्रेन बागपत के लिए रवाना हो गई। बागपत पहुंचने के बाद स्टेशन से उसे गणेश टेम्पो में बैठाकर कोर्ट परिसर के लिए चल पड़े। जब पुलिस वालों का ये टेम्पो बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर पहुंचा था, तभी वहां से और 2 लोग इस टेम्पो में बैठे। टेम्पो जैसे ही आगे के रास्ते पर बढ़ा और कृष्णा ज्योति स्कूल के पास पहुंचा, तब पीछे से तेज रफ्तार से एसयूवी आई और उसने टेम्पो को टक्कर मार दी। उस गाड़ी से कई नकाबपोश बदमाश उतरे, जिनके हाथों में पिस्टल और कट्टा दोनों मौजूद थे। पुलिस वाले हक्का बक्का रह गए। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, टेम्पो के अंदर बैठे बदमाशों के 2 साथियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। इन बदमाशों ने टेम्पो को चारों तरफ से घेर लिया और अब वो टेम्पो इनके कब्जे में हो गया। पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर थोड़ी देर के लिए बंदी बना लिया गया। उनके पास मौजूद AK-47 हथियार लूट लिए गए। उसके साथ ही अमित भूरा को भी पुलिस वालों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। सभी बदमाश तत्काल इस एसयूवी में बैठकर वहां से गायब हो गए। पुलिस वालों के हाथ के जैसे तोते ही उड़ गए हों। वो हैरानी से अपनी जगह पर बैठे रहे। थोड़ी ही देर में ये खबर मीडिया की सुर्खियां भी बन गई। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की पुलिस तक हड़कंप मच गया और इस वारदात के बाद अमित भूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। लेकिन पुलिस की हैरानी उस समय बढ़ी जब इस वारदात को अंजाम देने वालों में नीरज बवाना का भी नाम सामने आया, क्योंकि अमित भूरा को छुड़ाने के लिए जो लोग आए थे उनमें नीरज बवाना खुद मौजूद था, जो अपने साथियों के साथ इस कांड को अंजाम दे रहा था। नीरज बवाना ने मौत को चकमा दिया। यह घटना उस दौर की है जब नीरज बवाना यंग होता था। जेल में उसने अपराध की दुनिया की ट्रेनिंग काफी अच्छे से ली। छोटे मोटे अपराध करने के बाद अब नीरज बवाना ने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए। उसने बवाना के नरेला विधानसभा से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र सिंह को अपना टारगेट बनाया और उसने रंगदारी के लिए रुपयों की मांग की। विधायक महोदय ने नीरज बवाना को रंगदारी देने के बजाय पुलिस का साथ देना ज्यादा सही समझा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गई। इसके बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। साल 2013 में वो जेल से बाहर आया, लेकिन उसे ये रिहाई पैरोल पर कुछ दिनों के लिए मिली। पैरोल खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ जेल वापस जाना था, लेकिन वो वापस जाने के बजाय पैरोल से ही फरार हो गया और उसने पुलिस में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसकी वजह से वहां की पुलिस परेशान हो गई, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि नीरज बवाना जैसे खतरनाक अपराधी का खुलेआम घूमना आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक है। इसके इस तरह खुले रहने से अपराधों का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। पुलिस और बदमाशों के बीच चोर और पुलिस का खेल शुरू हो गया। लेकिन नीरज बवाना काफी समझदार था और उसे आने वाले घटनाक्रम का पहले से ही एहसास हो जाता था। अब पुलिस और नीरज बवाना के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा था। जैसे पुलिस को जानकारी मिलती कि नीरज बवाना आज यहाँ पर किसी शिकार का गेम बजाने वाला है, पुलिस वहां पहुंच जाती, लेकिन उसके पहले ही नीरज बवाना शिकार करके वहां से जा चुका होता। पुलिस भी परेशान थी कि अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन अपराधी हर बार उसके चंगुल से भागकर फरार हो जाता था। इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नीरज बवाना के नाम से कई मुकदमे दर्ज होने लगे। आधे देश के आधे राज्यों की पुलिस नीरज बवाना को तलाश कर रही थी, लेकिन नीरज बवाना हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे की चाल चलता था। और उसके पीछे कारण ये है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में जहां दूसरे बच्चे एकेडमिक करियर बनाते हैं और एक अच्छा नागरिक बनने के रास्ते पर चलते हैं, वहीं इस पढ़ने लिखने की उम्र में नीरज बवाना को जुर्म की दुनिया के उस्ताद मिलते चले गए। आगे चलकर नीरज बवाना खुद ही जुर्म की दुनिया का उस्ताद बन गया और इसके बाद उसे दिल्ली में जुर्म की दुनिया का नंबर 1 गैंगस्टर बनना था। दिल्ली पुलिस अब तक नीरज बवाना की करतूतों से परेशान हो चुकी थी। उसके अपराधों की सूची तैयार की गई तो वो लिस्ट सेंचुरी क्रॉस कर गई। उसके 100 अपराध पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। पुलिस नीरज बवाना को पकड़ने की फिराक में थी और उस पर 5 लाख रुपयों का इनाम भी रखा गया। पुलिस अब अपने 100% एफर्ट लगाकर किसी भी कीमत पर नीरज बवाना को पकड़ना चाहती थी। पुलिस के पास अपडेटेड जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उन सबको उसने इस्तेमाल किया और नीरज बवाना की खोज की जा रही थी। दिल्ली से लेकर बंगाल तक पुलिस का अपना डिपार्टमेंटल नेटवर्क और इंफॉर्मेशन के लिए मुखबिरों का नेटवर्क अलर्ट मोड पर था।
हजारों गुमनाम निगाहें नीरज बवाना को तलाश रही थी। अप्रैल 2015 के महीने में उस दिन पुलिस स्टेशन का फोन बजा तो पुलिस ने बड़ी उम्मीद के साथ उस फोन को उठाया। सर्विलांस फोन पर पुलिस का मुखबिर मौजूद था। उसने जो जानकारी दी उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। दरअसल मुखबिर ने बताया कि नीरज बवाना सुबह सुबह अपने घर आने वाला है। पुलिस ने अपने एक्सपर्ट और छटे हुए जवानों की एक टीम तैयार करी और वो ऑपरेशन नीरज बवाना के लिए निकल गए। रात 3:40 पर दिल्ली के मुंडका इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान नीरज बवाना के लिए पूरी फील्डिंग जमा कर बैठे थे। पूरा का पूरा मुंडका का इलाका पुलिस ने सील कर दिया था। पुलिस को इसी समय एक कार आई हुई नजर आई। मोहम्मद राशिद उस कार को ड्राइव कर रहा था। नीरज बवाना ने पुलिस को देखा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ की फायरिंग में नीरज बवाना का एनकाउंटर बिल्कुल निश्चित था, लेकिन पुलिस उसे जान से नहीं मारना चाहती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस के पास इतना फोर्स था कि वो नीरज बवाना को कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर में नीरज बवाना को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। नीरज बवाना को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया और तब से लेकर आज तक वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चलिए अब बात करते हैं नीरज बवाना के एक ऐसे खतरनाक कांड के बारे में जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नीरज बवाना के इस कांड के बाद ही दिल्ली में अंडरवर्ल्ड की एक नई लड़ाई शुरू हुई। इस कांड से पूरी दिल्ली में सनसनी मच गई। दरअसल हुआ यूं कि अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में गैंगस्टर नीतू दाबोदिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। नीतू दाबोदिया नीरज बवाना का विरोधी गैंग था। दोनों गैंग के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती थी। नीतू दाबोदिया गैंग में भी नंबर 1 की पोजीशन खाली हो गई। इसी एनकाउंटर के बाद नीरज बवाना चाहता था कि दिल्ली अंडरवर्ल्ड में वही नंबर 1 बन जाए, लेकिन नीतू दाबोदिया गैंग की कमान पारस गोल्डी और प्रदीप भोला ने संभाली। ये दोनों नीतू दाबोदिया से काफी खास व्यक्ति रहे। अपने एनकाउंटर से कुछ दिन पहले नीतू दाबोदिया ने पारस गोल्डी को पंजाब पुलिस के पंजे से उस समय छुड़ाया जब पंजाब पुलिस ट्रेन से पारस गोल्डी को लेकर जा रही थी। दरअसल पंजाब पुलिस दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में गोल्डी पारस को पेश करने के लिए लेकर आई थी। तभी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में चलती ट्रेन से नीतू दाबोदिया ने पारस गोल्डी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर के बाद पारस गोल्डी ने नीरज बवाना गैंग में मारकाट मचा दी। उसने साल 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज बवाना गैंग के रवि को मौत की घाट उतार दिया। ये एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। इसके बाद दोनों ही गैंग आपस में भिड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। दोनों गैंग से लगातार एक दूसरे के आदमियों की जान जा रही थी। एक दिन पुलिस ने पारस गोल्डी को पकड़ लिया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। उस समय तिहाड़ जेल में नीरज बवाना गैंग अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था। इसी के बाद दाबोदिया गैंग के पास पारस गोल्डी और प्रदीप भोला को तिहाड़ जेल में ही बंद कर दिया गया। साल 2015 के अगस्त महीने में तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना अपने शैतानी खोपड़ी के तमाम एंटीना को ओपन किए हुए था, ताकि उसके दिमाग में नीतू दाबोदिया गैंग के नए लीडर्स को खत्म करने की कोई परफेक्ट स्कीम आ सके। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसका केस चल रहा था और पुलिस उसे इसी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली थी। तभी उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि नीतू दाबोदिया गैंग के पारस और प्रदीप भोला की पेशी भी उसी दिन होनी है। इस खबर के मिलने के बाद नीरज बवाना खतरनाक की खोपड़ी के सारे एंटीना अपने फुल एनर्जी के साथ काम करने लगे। उसने अपने साथी राहुल काला और नवीन बाली जैसे लोगों के साथ मुलाकात की और एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसको एग्जीक्यूट करने का जिगरा भी केवल नीरज बवाना जैसे खतरनाक अपराधी के पास ही हो सकता है। अगले दिन सूरज ने जैसे ही धरती पर पैर पसारना शुरू किया, नीरज बवाना गैंग के बदमाश सुनील मान, राहुल काला, नवीन बाली और दिनेश को पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट लाया गया। इसी समय पारस और प्रदीप को भी पेशी के लिए लाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और देखते ही देखते दिन बीत जाता है। कोर्ट की आज की कार्रवाई खत्म हुई। शाम के 5 बज चुके थे। सूरज भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। इस समय नीरज बवाना और उसकी गैंग के 6 लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देने का खतरनाक इरादा बना चुके थे। इसके बाद इन लोगों को अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। न जाने क्यों, लेकिन इस मामले में पुलिस ने दोनों विरोधी गैंग को एक साथ एक ही वैन में कोर्ट परिसर से जेल तक ले जाना उचित समझा। नीरज बवाना गैंग के 6 बदमाशों के पास ही पारस और प्रदीप को भी बिठाया गया। एक ही पुलिस वैन में इन लोगों को पुलिस दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जेल की तरफ लेकर जा रही थी। पुलिस की ये वैन जब रोहिणी कोर्ट और तिहाड़ जेल के रास्ते के बीच में पहुंची, तब इस समय नीरज बवाना ने अपने साथी नवीन बाली को इशारा किया।
नवीन बाली ने अपने तौलियों का इस्तेमाल किया और उसे पारस के गले में फंदा बनाकर डाल दिया। उसने फंदे को कसना शुरू किया और देखते ही देखते पारस का दम घुटने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नीरज बवाना के बाकी के लोग भी उन दोनों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। पुलिस वैन के अंदर ही दोनों को पटक पटक कर उनकी गधा कुटाई चालू कर दी गई और ये पिटाई तब तक चली जब तक कि दोनों का दम नहीं निकल गया। दोनों के सिरों को बुरी तरह से कुचल दिया गया। पुलिस वैन के अंदर ही नीरज बवाना के साथी पूरी तरह से राक्षस में बदल चुके थे। नीतू दाबोदिया गैंग के दोनों लीडर्स का काम तमाम हो चुका था। वैन के ड्राइवर ने जैसे ही इस गड़बड़ी को देखा, उसने बिना कोई देरी किए पुलिस की वैन को महावीर अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। वहां डॉक्टरों ने इन दोनों बदमाशों को चेक किया और चेक करने के बाद पाया कि ये दोनों मर चुके हैं। नीरज बवाना, राहुल काला, नवीन बाली, सुनील मान और दिनेश सभी के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इस मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हुए। इस घटना का इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रदीप और पारस की मौत के बाद नीतू दाबोदिया गैंग पूरी तरह से कमजोर हो गई और अब इस गैंग की कमान एक इनामी बदमाश अशोक प्रधान ने संभाली। वो अब अपने इन दोनों साथियों की मौत का बदला लेने का मंसूबा बना चुका है, लेकिन उसका ये मंसूबा आज भी अधूरा है। नीरज बवाना गैंग ने जो कांड किया था, इसका जिक्र हमेशा होता है और जब भी इस कांड के बारे में लोग बात करते हैं तो अच्छे अच्छे बदमाशों के दिमाग के तार हिल जाते हैं, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जिस तरीके से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये वाकई में अपने आप में अनूठा काम था। तो दोस्तों, नीरज बवाना की क्राइम कुंडली पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।